डियर फ्रेंड, भारद्वाज क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सोशल सिक्योरिटी का थर्ड क्लास देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्लास लिया है और ये जो 2 नाम है सोनू राठौर जी और राहुल कुमार जी, इन्होंने जो लास्ट मैंने जो सेकंड वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें कि सोनू राठौर जी ने पूरे 5 के 5 सही किए हैं और राहुल जी ने जो है 4 क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या क्वेश्चंस पूछा था। जो हमने क्वेश्चंस पूछा था वो कुछ इस तरीके से है कि जो सोशल सिक्योरिटी है फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, और ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का वो किस बुक से लिया गया, बेसिक यूनिट क्या होता है मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी में, और जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है 1923 वो जो है वर्कमैन को डिफाइन किस सेक्शन के अंडर करता है। और जो फाइनली मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि जो शेड्यूल 2 है WCA वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का, वो मतलब कितने सर्विस को अपने अंदर लिस्टेड किया हुआ है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, हमने पूछा था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है सोनू जी और राहुल जी ने जवाब दिया है। तो दोनों को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, इसी तरह तैयारी को अच्छी रखिए। ठीक है, तो अब आज जो है तीसरा क्लास हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर इसके बैकग्राउंड की बात किया जाए तो देखिए 1936 से पहले होता क्या था कि जो वेजेज है, वेजेज में बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस थे, बहुत सारे इरेगुलरिटी था, बहुत तरह के जो है प्रॉब्लम्स थे। तो उनको दूर करने की कोशिश ये 1936 में एक्ट बना के किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि पहले प्रॉब्लम क्या क्या था, पहले किस तरह के जो है प्रॉब्लम इस एक्ट के आने से पहले देखने को मिलता था। सबसे पहले इस लाइन को ध्यान में रखिए कि जो ओनली वेजेज जो होता है फॉर एनी एम्प्लॉइज इज नॉट इनफ, यानी कि अगर सिर्फ वेजेज की बात कर दिया जाए तो वही पर्याप्त नहीं होता है। यानी कि किसी को अगर मजदूरी की बात कर दिया जाए तो वो किसी मजदूर के लिए वही सब कुछ नहीं होता है। जो देने वाला होता है उसका इंटेंशन, वो किस इंटेंशन से दे रहा है, कितने समय पे दे रहा है, किस फॉर्मेट में दे रहा है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। और इन सारी चीज़ों में पहले बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ था। तो वो सब क्या था, जैसे कि अगर बात करें वे ऑफ पेमेंट, वे ऑफ पेमेंट में होता क्या था कि मान लीजिए कि अब कोई ए पर्सन है जो कि वर्कर है, और बी जो है मान लीजिए कि ये जो है ऑनर है और ए बी के यहाँ वर्क कर रहा है। अब ए जैसा ही वर्क किया तो अब इसको क्या है कि भाई पेमेंट चाहिए। तो इसको पेमेंट में पैसे नहीं दे के ये कोई सामान दे देता है। अब इसके घर में बहुत सारे सामान पड़े होंगे, अब ये बोलते हैं कि हमारा कोई सामान ही ले लो, और ये इनको जो है सामान दे देते हैं बदले में, पैसे के बदले में। देखिए तो ये गलत है ना, जब तक कि ये राजी नहीं है तब तक तो वो गलत है। तो ऐसा पहले हुआ करता था कि बी जो है काम करवा लेता था और उसके बाद उसको कुछ भी दे देता था। ठीक है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर सकते हैं आप, नहीं होना चाहिए ऐसा, और ऐसा होता था। नेक्स्ट है आपका वेजेज पीरियड। काम करवाने के बाद बहुत दिन तक बस उसको टाल मटोल किया जा रहा है। ये जो है काम करके चला आया है, बी का काम हो चुका है, अब भी हाँ ठीक है कल आना कल दे देंगे, परसों आना परसों दे देंगे, ऐसे करते करते जो है क्या करता है उसको बहुत दिन तक पैसे नहीं देता है। तो ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइन और डिडक्शन। कई बार क्या होता था कि बी जो कि ऑनर है वो क्या करते थे, ए को क्या बोल देते थे कि तुम्हारा तो 1 भी रुपया हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो हमारे वर्क प्लेस पे आए, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक्स है तुमने उसका नुकसान किया, कोई ऑब्जेक्ट वाई है इसका तुमने नुकसान किया। इसका जो कॉस्ट है तुम्हारे, मान लेते हैं कि इसका वेजेज जो है 100 रुपीज़ का बना है, ये जो तुमने नुकसान किया है इसको कौन भरेगा? इसका तो जो है 1000 रुपीज़ कॉस्ट है, इसका 2000 रुपीज़ कॉस्ट है, बर्बाद तो तुमसे हुआ है, हम तो तुम ही से लेंगे। तो होता ये था कि ऐसे ऐसे करके जो बी है ए को इतना ज़्यादा फाइन लगा देता था कि कई बार तो मतलब रिटर्न में ए को ही बी को पैसे देने पड़ते थे। जो ए होते थे उनको ही बी को पैसे देना पड़ जाता था। तो इन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा जो है कई बार उठा लिया जाता था जो एम्प्लॉयर होते थे उनके द्वारा। तो इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए 1936 में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को लाया गया। देखिए इसको भी लाने के पीछे की कुछ कहानियां हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको थोड़ा ये दिलचस्प लगने लगेगा। इसकी जो जर्नी है कुछ इस तरीके से शुरू होती है
कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद इस तरह के बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलने लगा कि जो ऑनर होते हैं किस तरह से वर्कर का शोषण करता है। और ऐसी बातें इंडिया से मतलब इंडिया भी इससे अछूता नहीं था, इंडिया में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो तात्कालिक ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और वो कमेटी का गठन किया गया 1925 में। इस कमेटी को ये काम सौंपा गया कि आप जाके चेक कीजिए कि क्या ये सब जो प्रॉब्लम सुनने में आ रहा है ये सच में है भी कि या बस इस तरह से झूठ मूठ का ऐसा कुछ अफवाह टाइप का फैलाया जा रहा है। आप जाके इसको ग्राउंड लेवल पे चेक कीजिए। ये जो कमेटी बनाया गया 1925 में, इन्होंने 1928 में रिपोर्ट दिया कि हाँ सर ये बिल्कुल सही है, इस तरह के जो है प्रैक्टिसेस अक्सर देखा जाता है, बहुत ज़्यादा तौर पे अभी के समय में ये इस तरह का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। तो जैसा ही गवर्नमेंट को ये बात पता चला, जो था उस समय इंडिया में, चूँकि उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया 1928 में ही ये डिसाइड कर लिया कि इस पर कोई जो है स्ट्रॉन्ग लॉ या कुछ एक्ट बनाया जाए। तो एक्ट बनाने की जो है वो तैयारी कर ही रहे थे कि इसी बीच में रॉयल कमीशन ऑन लेबर अनाउंस कर दिया गया। रॉयल कमीशन ऑन लेबर जो है उस समय जो ब्रिटिश क्वीन थी उन्होंने लंदन से इसको अनाउंस किया और उसको अब लागू किया जाना था। तो ये जो कमेटी थी जिन्होंने रिपोर्ट सौंपा था और जो गवर्नमेंट था जो प्लान कर रहे थे ये जो है मतलब वेजेज एक्ट को बनाने के लिए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बार थोड़ा रुक के देख लेते हैं कि जो रॉयल कमीशंस आ रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ही जो हम लोगों का प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन कहीं इसमें छिपा हो, तो फिर हम लोगों को अलग से एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत, ऐसा उस समय के गवर्नमेंट ने सोचा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो रॉयल कमीशन ऑफ लेबर आया उसमें जो भी ये सारी बुराइयां थी, इस बुराइयों का सॉल्यूशन इसमें नहीं था। फाइनली ये जो है ये डिसाइड किया गया कि नहीं, अब एक अलग से एक्ट बनाने की ज़रूरत है, अब एक अलग से एक्ट बनना चाहिए। तो इस बिहाफ पे 1936 में जो है ये एक्ट बन के तैयार हुआ, जिसके कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को हम लोग देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इसको पास कौन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को अब देखते हैं एक एक करके। अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो इसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अरेंज द रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेज। पहला ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो है वेजेज का मतलब जो पेमेंट है वो रेगुलर वे पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज काम किया उसको 2 साल के बाद दिया जा रहा है, 3 साल के बाद दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। उसके लिए कुछ फिक्स रूल्स बनाया गया। वो रूल को भी देखेंगे और किस सेक्शंस में है वो भी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। और अगला ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करने के लिए कि इंश्योर पेमेंट ऑफ वेजेज इन लीगल टेंडर। जो पेमेंट दिया जाए वो लीगल टेंडर में दिया जाए, जिस समय में काम किया गया हो उस समय में जो नॉट वैलिड है वही दिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे कि अभी ये 2021 चल रहा है। अब अगर हमने आज कहीं पे काम किया और मेरा जो है वेजेज 500 बनता है, लेकिन ये अगर 500 हमको ओल्ड वाला 500 कोई दे रहा है, ये अगर कोई ओल्ड हमको 500 दे रहा है तो ये गलत है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये अब जो मतलब ओल्ड वाला 500 का जो नोट्स है वो तो लीगल टेंडर ही नहीं है ना। तो समझ रहे होंगे आप, मेरे कहने का ये है मतलब कि जो लीगल टेंडर में होंगे, चाहे नोट्स हो या कॉइन्स हो, जो भी लीगल टेंडर में होंगे उसी को दिया जाएगा। ये आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के तहत था। तीसरा ये था टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड डिडक्शंस फ्रॉम वेजेज। जो हमने बात किया था कि कई बार जो है क्या होता है कि बहुत सारे ये बोल के कि आपने इतने सारे जो है हमारे सामान का नुकसान किया वर्क प्लेस पे आके, तो आपको इतने सारे जो है फाइन लगा दिया गया। जो फॉल्स फाइन वगैरह लगा दिया जाता था, जो झूठे फाइन लगा दिया जाता था, उसको रेगुलेट करने के लिए कि जो भी अनऑथराइज डिडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट फोर जो है आपका ऑब्जेक्टिव इसमें प्रोवाइड द आर्बिट्री फाइन्स, कुल मिला के वही जो कि आपका 3 में है। और 5th नंबर में था रिलीव टू वर्कर्स अगेंस्ट माल प्रैक्टिसेस। जो भी इसके अगेंस्ट में माल प्रैक्टिसेस होता था, जो यानी कि किसी भी तरह का शोषण वगैरह होता था, तो उसको रोकना जो है मेन ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट के तहत। अब देखिए इसको जो पास किया गया तो उस समय का सेंट्रल और यानी कि एक तरह से कहें तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया, और अभी भी इसका जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहता है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का जो अधिकार है वो स्टेट के भी पास है और सेंट्रल के भी पास है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने सेंट्रल और स्टेट ना लिख के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा है। तो क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम किस सेक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम रेलवे की बात कर रहे हैं, तो रेलवे के मामले में जो भी रेलवे है
उसके मामले में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो कुछ भी डिसीजन लेना होगा डिसाइड करेगा। लेकिन वही अगर कोई कारखाना, कोई भी अगर फैक्ट्रीज है किसी स्टेट में है तो उससे रिलेटेड वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उसको पास कौन किया था और इम्प्लीमेंट करने का अधिकार। अब अगर डेफिनेशंस की बात करें, वेजेज ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेजेस, तो इसमें जो है ऑल रिम्यूनरेशंस जो भी हैं वो सारे वेजेस में आएंगे, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो, अलाउंस के फॉर्म में हो, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वेजेस के फॉर्म में आएंगे। अगर मतलब मोटा मोटा बात करें तो ये जो आपको ग्रीन में दिया गया है ये आपका वेजेज है, और ये सब आपके वेजेज में काउंट नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं वेजेज में क्या क्या काउंट होंगे। तो आपका अलाउंस जो कि एडेड बाय चेंज इन पॉलिसी के वजह से हो तो वो सारे अलाउंस, फिर आपका अगर कोई अवार्ड आपको मिलता है तो वो, अगर आपने ओवर टाइम किया है तो वो, अगर कोई कुछ एडिशनल चीज़ों की बात की गई हो तो उससे अगर किसी को कुछ पेमेंट बन रहा हो तो वो सब आपके वेजेज में आएगा। और अगर आपके जो कॉन्ट्रैक्ट में बात की गई हो वो सब भी आपके वेजेज के अंदर आएगा। जो सारी चीज़ें वेजेज के अंदर नहीं होगा वो कुछ इस तरीके से है। आपका जो ग्रेचुइटी है वो आपका कभी भी वेजेज नहीं हो सकता। कोई आपको बोनस मिल रहा है तो वो आपका वेजेज नहीं है, आपका सैलरी नहीं है। ठीक है, अगर हाउस एकोमोडेशंस आपको दिया जा रहा है तो वो भी आपका वेजेज नहीं है। अगर आपने पीएफ कर रखा है, यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो भी आपका वेजेज में काउंट नहीं होगा। ट्रैवल अलाउंस भी आपका वेजेज में काउंट नहीं होगा, और कुछ अदर एक्सपेंसेस जो कि स्पेशल हो तो वो भी आपके वेजेज में काउंट नहीं होगा। बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मतलब कि कौन कौन सब चीज़ें वेजेज में आता है और कौन सब चीज़ें वेजेज में नहीं आता है। कई बार क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको मिक्स करके दे दिया जाएगा आपको भ्रमित करने के लिए, फिर उनमें से पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि वेजेज नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस एक्ट में देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात किया जाए तो इसमें कुछ जो सेक्शंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो उसको एक जगह मर्ज करने का कोशिश किया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो, आसानी हो। तो जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है उसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2A का। सेक्शन 2A ये कहता है कि जो भी मतलब वर्कर है और एम्प्लॉयर है, मान लीजिए ए वर्कर है, ठीक है, और बी जो है एम्प्लॉयर है। अब ए का क्या होता है कि डेथ हो जाता है, ए का डेथ हो जाता है। तो ए का डेथ होने के बाद जो ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि ए के जो भी चाहे बच्चे हो या बच्चे नहीं होंगे तो इसके जो भी फैमिली वाले हैं, तो उनको ये अधिकार है कि वो बी के पास ए के द्वारा जो भी काम किया गया है वो उसके वेजेज को मांग सकता है, ले सकता है। ये सेक्शन 2A में मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है कि लेने का अधिकार जो है, ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको लेने का अधिकार है जो फैक्ट्री का ऑनर है, जो एम्प्लॉयर है, उसके पास से अपने वेजेज को। अब देखिए, अगर 2B की बात किया जाए तो 2B में जस्ट इसके उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे ये मर रहा था, ए मर रहा था, उसी तरह ऐसा भी तो हो सकता है कि बी मर जाए। अब मान लीजिए बी मर जाए और इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई मान लेते हैं XYZ हो जो कि इनके बच्चे हैं। अब मान लेते हैं कि ये मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, हम तो ए को जानते ही नहीं हैं, ये इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया है, हम जो है इनको कोई वेजेस नहीं देंगे। तो ये गलत है। ये सेक्शन बी में मेंशन किया गया है कि आप अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी ऑनर का, तो फिर ये जो है ऑटोमेटिक जो वेजेस देने का पावर है वो आपको पे करना पड़ेगा। जो भी वर्कर है, ए ने जो भी वर्क किया है, बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो है पे करना पड़ेगा। आई होप कि आप इस दोनों एक्ट को समझ गए होंगे। याद रखने के लिए आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि 2A जो है लेने वाले से रिलेटेड है और 2B जो है सेक्शन वो देने वाले से रिलेटेड है। अब अगर सेक्शन 4 की बात करें तो वो वेजेज पीरियड की बात करता है। सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का सेक्शन 4 जो है ये कहता है कि किसी भी वेजेज को आप 1 महीने से ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। अगर किसी ने काम किया है तो जिस दिन से वो काम किया है, यानी कि वो उसके पेमेंट को आप 1 महीने से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। इवन ये भी कहा गया है कि किसी कंपनी में अगर 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो उसको जो मंथ 7 ऑफ जो 7 तारीख होता है किसी भी डेट के, वो उसको पे करना है। और अगर वही
किसी कारखाने में या किसी मतलब ऐसे वर्क प्लेस में जहाँ पे 1000 से ज़्यादा वर्कर है, तो उसको थोड़ा सा रियायत दिया गया है कि आप जो है 10 तारीख तक सभी जितने भी वर्कर हैं उनको आपको पे करना है। तो ये कौन बोलता है? तो ये सेक्शन 4 बोलता है। किस एक्ट के तहत? पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 के तहत। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब अगर सेक्शन 6 की बात किया जाए तो ये जो है जो भी वेजेज होंगे उनके पे करने के तरीके से रिलेटेड है कि जो भी पे किया जाएगा वो या तो कॉइन के फॉर्मेट में किया जाएगा या फिर नोट में, लेकिन वो जो है लीगल टेंडर होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है कि अगर जो एम्प्लॉयज़ है कुछ ऐसा रिटर्न जो ऑथराइजेशन दे देता है, ऑथराइज कोई लेटर दे देता है अपने एम्प्लॉयर को, तब फिर उसके जो भी सैलरी हैं उसके या तो बैंक में सीधे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर चेक के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। तो ये आपका सेक्शन 6 उसको रिलेट करता है। अब वेजेस डिडक्शन आपको कहाँ कहाँ पे और किस तरह का फाइन लग सकता है उसके बारे में आपको सेक्शन 7 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 7 में कहा गया है कि आपको कहाँ कहाँ से जो है पैसे कट सकते हैं। तो आप अगर कोई मतलब एक्स्ट्रा पीएफ ले रखे हैं या आपके पास कोई गलती से चला गया है तो ऐसे केसेस में आपका रिडक्शंस होगा। आपने कोई एडवांस लोन ले रखा है, ठीक है, यानी कि आप पहले से कुछ पैसे ले रखे हैं या लोन ले रखे हैं, तब फिर आपका डिडक्शन होगा। इनकम टैक्स तो एकदम कंपलसरी है कि आप अगर इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो फिर आपको तो देना ही पड़ेगा, आपका डिडक्शन होगा। एचआरए अगर आप ले रखे हैं तो उसके लिए आपका डिडक्शन होगा। आप अगर एलआईसी ले रखे हैं, देखिए एलआईसी को मैंने रेड कलर से ये कर रखा है, तो एलआईसी किसी जो भी मतलब एम्प्लॉय हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। ये तब तक डिड्यूस नहीं किया जाएगा जब तक कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो रिटर्न नहीं दे, लिख के नहीं दे दे। जब तक वो लिख के नहीं देंगे तब तक उसका एलआईसी का डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन आजकल जो है क्या होता है कि जिस टाइम में ज्वाइन कराया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में तो पहले ही उसको एलआईसी के लिए रिटर्न फॉर्म भरवा लिया जाता है, ताकि जो है कल किसी ऐसा कुछ अगर मिस हैपनिंग हो तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज़ को बहुत बड़ा जो है घाटा ना उठाना पड़े, तो इस चीज़ से बचने के लिए। लेकिन ये कभी भी विदाउट रिटर्न वैलिड नहीं है, जब तक कि ये वर्कर जब तक नहीं चाहेगा तब तक एलआईसी का डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अगर किसी तरह का अपने वर्क प्लेस पे डैमेज करते हैं, लॉस करते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है डिडक्शंस होगा, आपके पैसे कटेंगे। आप पे अगर कुछ फाइन किया जाता है तो फिर वहाँ अगर आप अब्सेंट करते हैं तो फिर भी आपका जो है पैसे कटेंगे। और क्या होता है कि आप अगर किसी तरह का कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो ऐसे केसेस में भी आपके पैसे कटेंगे। देखिए एक खास बात, कभी भी किसी भी मंथ में जो आपका सैलरी है उसके 3 यानी कि जो 3% है उससे ज़्यादा आपका वेजेज का डिडक्शन नहीं हो सकता है। समझने के लिए मान लीजिए आपके 1 महीने का जो है, कहने का मतलब 1 महीने का आपका जो है पेमेंट है 100 रुपये है, तो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइन 3 रुपये के ही लग सकते हैं। 3 रुपये से ज़्यादा फाइन नहीं हो सकता है, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, और एक खास बात कि जो भी फाइन है उसको 60 डे के अंदर में रिकवर करना है। जो भी फाइन है आप पे, जो भी फाइन लगा हुआ है वो आपके मतलब कि ऑर्गेनाइजेशंस को वो 60 डे के अंदर ही वसूलने का अधिकार है। 60 डे से ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर वो आपका फ़ाइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। 60 डे के बाद कोई भी आपसे फ़ाइन नहीं ले सकता है। ठीक है, अब एक और बात, जो फाइन लेने का रूल होता है, ऐसा नहीं है कि आपको जो मन में आया, जैसे मन में आया उस चीज़ को रूल बना दिए। जैसे कि आपने कहीं पे देखा होगा कि यहाँ पे मतलब आपने देखा होगा बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे थूकना मना है ना, यहाँ पे बैठना मना है। अगर आप यहाँ पे बैठते हैं या घूमते हैं या किसी आपके वर्क प्लेस पे मान लीजिए कोई पार्क है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी फ्लावर है आप अगर उसको तोड़ते हैं या उसको क्षति पहुँचाते हैं तो आपको कुछ फ़ाइन लगेंगे, जो भी उसमें पैसे लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से लिख देगा। उसको जो है सबसे पहले या तो जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा जहाँ जिसके अंडर वो होंगे उनको वहाँ से अप्रूवल लेना होगा, और नेक्स्ट वो चीज़ जो है रिटन फॉर्म में होना चाहिए और क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पीछे में छुपा दिए हैं, लोगों को पता ही नहीं है और वहाँ पे वैसी गलतियाँ कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, फाइन के रूप में पैसे वसूल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा इस एक्ट के तहत। अब अगर सेक्शन 3 की बात करें तो सेक्शन 3 जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब ये कि जो पेमेंट है, जो वेजेज है, कौन देगा। देखिए या तो कॉन्ट्रैक्टर दे देगा या फिर जो वहाँ पे मैनेजर होगा वो दे देंगे, या ये दोनों भी नहीं तो जो भी सुपरवाइजर होंगे वो देंगे। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट एक अदर से शेड्यूल 2 बनाया है। शेड्यूल 2 के तहत ये मेंशन किया गया जाता है, अगर कोई स्टेट के अंदर आता है
ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके शेड्यूल 2 में ये मेंशन रहता है कि कौन जो है पेमेंट देगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरह अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में तो एक अलग से ही पर्सन को वो कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, जो कि पेमेंट वगैरह को देखता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी। अगर सेक्शन 15 की बात करें तो वो क्या करता है कि अगर आपका जो है क्या होता है कि सॉरी, ये जो है इंक्रीज लिखा गया है, राइटिंग मिस्टेक है, ये है, हम लिखना ये चाहते थे कि अगर आपका कोई कहीं पे किसी तरह का डिडक्शन हो जाता है तो आप क्लेम जो करेंगे कहाँ पे करेंगे। आप अपना मतलब जो मान लेते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, आपने वो गलती नहीं की थी, लेकिन तब भी आपका जो है वेजेज है, आपके वेजेज को कट कर दिया गया है। आपके वेजेज को कट करने के बाद आप फिर कहीं ना कहीं तो आप उसको केस करेंगे ना, कहीं ना कहीं तो आप उसको एप्लीकेशन डालेंगे ना, तो आप कहाँ पे इसका अपील करेंगे, उसके बारे में जो है सेक्शन 15 में मेंशन है कि कहीं अगर आपको गलती से या जानबूझकर कोई आपके जो वेजेज हैं उसको डिड्यूस करता है, तो आप यहाँ पे जो है अपना शिकायत दायर कर सकते हैं, या तो कमिश्नर के पास, या जो रीजनल लेबर कम्युनिटी या यूनियन होता है, आप वहाँ पे जाकर अपना शिकायत कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा जो है पैसा काट लिया गया है, तो जो है ये लोग आपको रिकवर करने में मदद करेंगे। उसी तरह जो अदर बॉडी है वो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, और वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर हो तो उसका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो 2 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है वहाँ पे वर्क करने का एज ए ऑफिसर, तो आप वहाँ भी जो है इसको दायर कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपको यहाँ पे कहीं भी आप जो चाहते हैं आपके मन के मुताबिक फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने आज का जो ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 को डिटेल से देखा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए कोर्स की अगर बात करें तो हम लोगों ने 19 मई को ये शुरू किया था, और ये हमने कमिट किया था कि 24 मई से नेक्स्ट कोर्सेस आ जाएगा। तो कल 24 मई से हमने ये IR और लेबर लॉ को स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से एक दिन लेट से आएगा एक वीडियो, लेकिन आएगा ज़रूर। जो हमने कमिटमेंट किया है वो आएगा और ज़रूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।